नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज हमारे साथ में हैं अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सुधीर शर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो पर्यावरण है पढ़ाई को लेकर, वो पहले जैसा नहीं रह गया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बात मैं कई मंच पर बोल चुका हूँ। आज आपने मौका दिया है तो फिर से इस बात को मैं दोहराना चाहूँगा कि आजकल के बच्चों में पुस्तकों से पढ़ने की प्रवृत्ति खत्म होते जा रही है जी। अब वो ये जो गाइड्स आते हैं जी, जिसको कि हम अपने ज़माने में कुंजी कहा करते थे, जी, उनसे पढ़ने की आदत हो गई है। उसके दो कारण हैं। एक तो उसमें मटेरियल कम होता है, मोटी पुस्तकें देख कर के जो भय होता है शायद उसको दूर करने के लिए वो छोटी पुस्तक खरीदते हैं जी। और दूसरा कारण ये है कि वो सस्ती किताबें होती हैं। तो ये एक तो प्रमुख कारण मैं मानता हूँ, और इसके लिए मैंने अपील भी की थी जी कि इसे बंद कर दिया जाए, इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जब पॉलीथीन बैन हो सकता है, हाँ, गुटखा बैन हो सकता है, तो इस तरह के सस्ती किताबें जिसमें तथ्यात्मक चीज़ें बहुत कम होती हैं, हल्का ज्ञान बस जिससे मिलता है जी, उसको पढ़कर जो पीढ़ी आगे बढ़ रही है उससे हम किस प्रकार की चीज़ों की उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं तो अपील करता हूँ इस मंच से जी कि उसे बैन कर दिया जाए और प्रोत्साहित करें बच्चों को कि किताब से पढ़ें, वो अच्छी किताबों का अध्ययन करें। सर, आपके ज़माने में जो गुरु शिष्य परंपरा थी, आज वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि बच्चों में नैतिकता का पतन हो रहा है? बिल्कुल। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे डेवलप किया जाए उनकी नैतिकता को, बच्चों के? इसके लिए दो वर्ग मेरे हिसाब से जिम्मेदार हैं या उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पहले तो माता पिता, जो पहले शिक्षक माने जाते हैं, और दूसरा वास्तव में जो शिक्षा का कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए हैं जी। ये दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, 36 साल का अध्यापन अनुभव अभी तक हो चुका है मुझे जी। ये 1 साल के प्रशासनिक अनुभव को छोड़कर, तो मुझे कभी भी वो परंपरा ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आई है। मेरे जो छात्र रहे हैं 36 साल से, जिन्हें भी मैंने पढ़ाया है, वो सब आज भी उतना ही मान सम्मान करते हैं जैसा कि हम अपने टीचर्स का किया करते थे। तो ये मुझे लगता है कि इसमें शिक्षक की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको किस प्रकार का संस्कार देने के लिए प्रेरित करते हैं। सिर्फ पाठ्यक्रम आधारित उनकी शिक्षा है या पाठ्यक्रम के बाहर जो नैतिक शिक्षा है उसके बारे में भी लोगों को बताएं। तो ये दोनों यदि भूमिका निभाएं तो मुझे लगता है कि आज भी गुरु और शिष्य की पुरानी परंपरा वापस आ सकती है। सोशल मीडिया आपके ज़माने में नहीं था और आज के ज़माने में सोशल मीडिया बहुत हावी है, तो उसका कितना इफेक्ट है पॉजिटिव और कितना नेगेटिव इफेक्ट है स्टूडेंट्स पर? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो वास्तव में पढ़ाई ज्ञान के लिए कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत उपयोगी है जी। और ऐसे बच्चों की संख्या कम होती है, आप जानते हैं। हाँ। लेकिन जो सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या बताने के लिए या टाइम पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। एक प्रकार की ये लत है, एक नशा है। और इस नशे से कैसे मुक्ति मिलेगी, ये खुद को तय करना होता है जी। बाकी लोग तो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, एडवाइस देते हैं कि इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। लेकिन जिसको ये लत लगी हुई है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे उस नशे की स्थिति से बाहर निकले। हमारी जो पढ़ाई है, एकेडमिक पढ़ाई, वो रोजगारोन्मुखी नहीं है, और जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उसमें से मुश्किल से 5% लोगों को ही जॉब मिल रही है। क्या ये भी एक कारण हो सकता है लोगों का रुझान कम होने का, जो स्टूडेंट्स का रुझान जो कम हो रहा है पढ़ाई को लेकर?
इंजीनियरिंग की सीटें आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली घटते जा रही हैं या एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, एज अ शिक्षाविद आपको क्या लगता है ये? अभी कुछ दिन पहले मैंने अनौपचारिक रूप से बात करते हुए इस मुद्दे पर एक सलाह दी है जी कि खासकर इंजीनियर्स जो हमारे प्रदेश में या तो बेरोजगार हैं या सीटें नहीं बन रही है, जी उसको बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। जी जैसे स्कूल में व्याख्याता के लिए जी यदि इंजीनियर ग्रेजुएट को सरकार पात्र घोषित कर दें तो वो स्कूल में साइंस के विषय पढ़ाने के लिए पात्र हो जाएंगे, तो स्कूल की क्वालिटी सुधर जाएगी। और दूसरा, चूंकि एक रोजगार मिलने की लगभग गारंटी जैसी हो जाएगी, हाँ। तो इंजीनियरिंग की सीटें भी भरनी शुरू हो जाएंगी। तो मैंने एक जगह ऐसा कहा है, हाँ हाँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि ये बात आगे सरकार तक जाए और इस दिशा में वो सोचें, हाँ। और केवल एक छोटा सा परिवर्तन कर दें कि जो इंजीनियर्स हैं, जो ग्रेजुएट हैं, हाँ। वो स्कूल में व्याख्याता, साइंस के व्याख्याता के लिए पात्र होंगे, तो देखिए इंजीनियरिंग की सीटें भर जाएंगी और इंजीनियर बेरोजगार नहीं दिखाई देंगे और स्कूल में एजुकेशन की क्वालिटी सुधर जाएगी। बहुत अच्छा सुझाव दिया है आपने। अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाए तो सही में इंजीनियरों की लाइफ बन जाएगी। मुझे तो बहुत उम्मीद है आपके इस मंच से कि शायद ये बात कहीं आगे जाए, बिल्कुल आगे तक तो जाएगी। इसका फायदा पूरे समाज को बिल्कुल जाएगी। इस मंच से सारी बातें इंटरनेशनली जाने वाली हैं एक्चुअली, तो सब कुछ जाएगा। आप एक शिक्षाविद हैं, अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं। यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट का बड़ा रोना है कि मतलब कैंपस प्लेसमेंट्स होते नहीं है या कंपनियां नहीं आती, उसका क्या कारण है? जहाँ तक शासकीय महाविद्यालयों की बात है, जी सभी कॉलेजेस में कैंपस सिलेक्शन सेल बना हुआ है जी, लेकिन वो केवल कागज पर है। प्रयास करने की जरूरत है। तो ऑफिसर्स नियुक्त होंगे आपके पीआर जो होंगे कि मतलब जो कंपनी से बात करें और बुलाकर लेके आए, ऐसा कुछ होगा सिस्टम? हमारे यहाँ यूटीडी में बिलासपुर यूनिवर्सिटी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, वहाँ का यूटीडी जो सेल है जी, वो हर साल कैंपस कराते हैं और हर साल हमारे यहाँ से 150 से 200 बच्चों को रोजगार मिलता है। अलग अलग कंपनीज में मिलता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो निकल करके फॉरेन में भी जाकर अभी अपना रोजगार कर रहे हैं। जी जी, तो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराने की ज़रूरत है और उसके लिए जो प्लेसमेंट सेल बना हुआ है उसमें प्रोफेशनल्स को यदि इन्वॉल्व कर लिया जाए। हाँ, अभी तक सामान्यतः होता है कि उस विश्वविद्यालय का, उस महाविद्यालय का एक शिक्षक जो वरिष्ठ होता है उसे ये काम दे दिया जाता है, उसे अपने टीचिंग के और दूसरे काम करते हुए काम करना है। तो सारा काम एक साथ पूर्ण नहीं कर पा रहा है। यदि उसको थोड़ा हाँ मतलब एक एक्सपर्ट की जरूरत है, एक्सपर्ट का सहयोग मिल जाए, जी, एक्सपर्ट का एक सहयोग मिल जाए तो बेहतर तरीके से काम होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक बात बताई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।